हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगाथा क्रिस्टी का नॉवेल मर्डर इन मेसोपोटामिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। इस वृत्तांत में वर्णित घटनाएं लगभग 4 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि जनता के समक्ष इन घटनाओं का एक स्पष्ट और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाए। हाल के समय में कई निराधार और हास्यास्पद अफवाहें प्रसारित हुई हैं, जिनमें साक्ष्यों को छिपाने जैसे संगीन और निरर्थक आरोप लगाए गए हैं। ये भ्रामक धारणाएं विशेष रूप से अमेरिकी प्रेस में अधिक प्रबल रही हैं। तार्किक कारणों से ये उचित समझा गया कि इस घटनाक्रम का विवरण अभियान एक्सपेडिशन से जुड़े किसी सदस्य द्वारा न लिखा जाए, ताकि पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे। यही कारण है कि मैंने सुश्री एमी लेदरन को ये उत्तरदायित्व सौंपने का सुझाव दिया। वे इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त पात्र हैं। उनका पेशेवर चरित्र निष्कलंक है। इराक में पिट्सटाउन विश्वविद्यालय के अभियान से उनका कोई पूर्व जुड़ाव न होने के कारण वे पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक सजग और बुद्धिमान प्रत्यक्षदर्शी रही हैं। मिस लेदरन को इस कार्य के लिए सहमत करना मेरे पेशेवर जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक था। यहाँ तक कि लेखन पूर्ण होने के बाद भी वे पांडुलिपि मुझे दिखाने में संकोच कर रही थी। मुझे ज्ञात हुआ कि उनकी इस हिचकिचाहट का कारण मेरी पुत्री शीला के विषय में की गई उनकी कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां थीं। मैंने शीघ्र ही उन्हें आश्वस्त किया कि आज के दौर में जहां बच्चे स्वयं अपने माता पिता की खुलकर आलोचना करते हैं, वहां माता पिता को दूसरों से अपने बच्चों की समीक्षा सुनकर बुरा नहीं, बल्कि कौतूहल और खुशी ही होती है। उनकी दूसरी आपत्ति अपनी साहित्यिक शैली को लेकर थी। वे चाहती थी कि मैं उनके व्याकरण और भाषा को सुधार दूं, परंतु इसके विपरीत मैंने एक भी शब्द बदलने से इनकार कर दिया। मेरी दृष्टि में मिस लेदरन की शैली सशक्त, मौलिक और इस विषय के लिए नितांत उपयुक्त है। यदि वे एक अनुच्छेद में हरक्यूल पायरो को पायरो और अगले में मिस्टर पायरो संबोधित करती हैं, तो यह परिवर्तन रोचक भी है और अर्थपूर्ण भी। एक पल तो वे अपने नर्स होने के शिष्टाचार और मर्यादा का पालन कर रही होती हैं, और अगले ही पल उनकी मानवीय सहजता हावी हो जाती है, जहाँ वे औपचारिकता की परवाह किए बिना कहानी के रोमांच में डूब जाती हैं। मैंने स्वयं केवल इतनी स्वतंत्रता ली है कि मिस लेदरन की एक सहेली द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र की सहायता से पहला अध्याय लिखा है। ये एक प्रवेशिका की तरह है, जो कथावाचिका का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता है। अध्याय 1। प्रस्तावना। बगदाद के टिग्रीज पैलेस होटल के हॉल में बैठी एक अस्पताल की नर्स अपना पत्र समाप्त कर रही थी। उसका फाउंटेन पेन कागज़ पर तेजी से सरक रहा था। खैर प्रिय, मेरी तरफ से फ़िलहाल बस इतनी ही खबरें। सच कहूँ तो दुनिया की थोड़ी बहुत सैर करना बुरा नहीं लगा। हालांकि मेरे लिए तो अपना इंग्लैंड ही सबसे बेहतर है। शुक्रिया। तुम बगदाद की गंदगी और बेतरतीबी देखकर दंग रह जाओगी। यकीन मानो, ये अरेबियन नाइट्स की कहानियों जैसा ज़रा भी रोमांटिक नहीं है। बेशक नदी के किनारे का नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन शहर की हालत बेहद ख़राब है, और यहाँ कोई ढंग की दुकानें तक नहीं है। मेजर कैल्सी मुझे बाज़ारों की सैर पर ले गए थे। वे देखने में दिलचस्प तो हैं, पर वहाँ बस कूड़ा करकट भरा पड़ा है। तांबे के बर्तनों को पीट पीट कर साफ करने का शोर इतना तेज है कि सिर चकराने लगता है। और सच तो यह है कि मैं इन बर्तनों का इस्तेमाल तब तक कभी नहीं करूँगी जब तक मुझे इनकी स्वच्छता पर पूरा भरोसा ना हो जाए। तांबे के बर्तनों में जंग लगने का खतरा बहुत रहता है, इसलिए सफाई को लेकर बहुत सावधान रहना पड़ता है। डॉक्टर रेली ने जिस काम के बारे में बताया था, अगर उसका कोई नतीजा निकलता है तो मैं तुम्हें लिख कर ज़रूर बताऊँगी। उन्होंने कहा था कि एक अमेरिकी सज्जन अभी बगदाद में है, और शायद आज दोपहर मुझसे मिलने आए। ये उनकी पत्नी के लिए। उनका कहना है कि उन्हें, डॉक्टर रैली के शब्दों में कहें तो उन्हें वहम फैंसीज होते हैं। उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। और तुम तो जानती हो प्रिय, कि अक्सर इसका क्या मतलब होता है। बस उम्मीद है कि ये वाकई शराब की लत या डीटी जैसा कुछ ना हो। डॉक्टर रैली ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी नज़रों ने बहुत कुछ कह दिया। अगर तुम समझ रही हो कि मेरा इशारा किस तरफ है। ये डॉक्टर लीडनर एक पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और किसी अमेरिकी संग्रहालय के लिए रेगिस्तान में किसी टीले की खुदाई कर रहे हैं। अच्छा प्रिय, अब विदा लेती हूँ। नन्हे स्टबनिस के बारे में तुमने जो बताया वो बहुत मज़ेदार था। मैटर ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? अब और नहीं। तुम्हारी सदा, एमी लेदरन। उन्होंने पत्र को लिफाफे में डाला और उस पर सिस्टर कर्शा, सेंट क्रिस्टोफर अस्पताल, लंदन का पता लिख दिया। जैसे ही उसने अपने फाउंटेन पेन पर ढक्कन चढ़ाया, एक स्थानीय लड़के ने पास आकर सूचना दी। एक सज्जन आपसे मिलने आया, डॉक्टर लीडनर। नर्स लेदरन ने मुड़कर देखा।
उसके सामने मध्यम कद का एक व्यक्ति खड़ा था जिसके कंधे थोड़े झुके हुए थे। उसकी भूरी दाढ़ी और कोमल आंखों में एक अजीब सी थकान झलक रही थी। डॉक्टर लीडनर की नज़रों के सामने 35 साल की एक महिला थी, आत्मविश्वास से लबरेज और बिल्कुल सीधी खड़ी। उन्होंने उसका खिला हुआ चेहरा, थोड़ी उभरी हुई नीली आंखें और चमकदार भूरे बाल देखे। उन्हें लगा कि एक मानसिक रोगी की देखभाल के लिए अस्पताल की नर्स को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, प्रसन्नचित्त, मजबूत, समझदार और व्यवहारिक। डॉक्टर लीडनर के मन ने तुरंत गवाही दी, नर्स लेथरन इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेंगी। अध्याय 2। एमी लेथरन का परिचय। मैं ना तो लेखिका होने का दावा करती हूँ, ना ही मुझे साहित्य की समझ। मैं ये सब केवल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डॉक्टर रेली ने मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया था। और सच तो यह है कि जब डॉक्टर रेली आपसे कुछ कहें तो उन्हें मना करना आसान नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने विरोध करते हुए कहा, मैं और साहित्य, मेरा इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बकवास, उन्होंने जवाब दिया। तुम इसे बस अपनी ड्यूटी के दौरान बनाए गए केस नोट्स की तरह समझो। हाँ, ये बात मेरे गले उतरी। पेशेवर नज़रिए से देखा जाए तो मैं ये कर सकती थी। डॉक्टर रैली का मानना था कि टेल यारी मजा मामले का एक स्पष्ट और निष्पक्ष विवरण सामने आना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने तर्क दिया, अगर इसमें शामिल कोई मुख्य व्यक्ति से लिखेगा तो लोग उसे पक्षपाती मानेंगे। वे कहेंगे कि उसने तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। और ये सच भी था। मैं उस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा तो थी, लेकिन तकनीकी तौर पर मैं एक भारी व्यक्ति ही थी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, आप खुद इसे क्यों नहीं लिख लेते? क्योंकि मैं वहाँ हर वक्त मौजूद नहीं था, पर तुम थी, उन्होंने आह भरते हुए कहा। इसके अलावा मेरी बेटी शीला मुझे कभी ऐसा नहीं करने देगी। अपनी ही बेटी के सामने उनका इस तरह घुटने टेकना मुझे थोड़ा शर्मनाक लगा। मेरा मन तो यही कहने का हुआ, लेकिन तभी मैंने उनकी आंखों में एक शरारती चमक देखी। डॉक्टर रैली की यही बात सबसे ज़्यादा खटकती थी। उनकी धीमी और उदास आवाज़ को सुनकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वे कब मजाक कर रहे हैं और कब गंभीर। ठीक है, मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। इसके लिए एक पुराना और आजमाया हुआ तरीका है, उन्होंने सलाह दी। शुरुआत से शुरू करो, अंत तक जाओ और फिर रुक जाओ। लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कि असल शुरुआत कहाँ से हुई थी। नर्स, मेरी बात मानो, डॉक्टर रेली मुस्कुराए। शुरुआत करने की कठिनाई तो कुछ भी नहीं है। असली मुश्किल तो यह जानना है कि रुकना कहाँ है। मेरे साथ तो भाषण देते समय अक्सर ऐसा होता है। किसी को पीछे से मेरी कमीज़ पकड़कर मुझे नीचे खींचना पड़ता है। अरे डॉक्टर साहब, आप फिर मजाक कर रहे। मैं इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर हूँ। तो क्या इरादा है? एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही थी। थोड़ा हिचकिचाकर मैंने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुझे डर है कि लिखते समय मैं शायद थोड़ी व्यक्तिगत यानी पर्सनल हो जाऊँ। हे भगवान, तुम जितनी व्यक्तिगत बातें लिखोगी उतना ही बेहतर होगा। ये हाड़ मास के इंसानों की कहानी है, बेजान पुतलों की नहीं। व्यक्तिगत बातें लिखो, पक्षपाती होकर लिखो, यहाँ तक कि थोड़ी चुगली भी करनी हो तो करो। बस इसे अपने अंदाज में लिखो। जो हिस्सा कानूनी रूप से आपत्तिजनक होगा उसे हम बाद में काट देंगे। तुम एक समझदार महिला हो और मुझे यकीन है कि तुम इस पूरे मामले का एक व्यवहारिक विवरण ही दोगी। तो बस बात तय हो गई और मैंने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वचन दे दिया। तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रही हूँ। हालांकि जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से कहा था, यह तय करना वाकई मुश्किल है कि शुरुआत आखिर किसे माना जाए। शायद बेहतर होगा कि मैं पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम एमी लेदरन है और मेरी उम्र 32 साल है। मैंने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग सेंट क्रिस्टोफर से पूरी की और उसके बाद 2 साल मैटरनिटी सर्विस यानी प्रसूति सेवा में बिताए। कुछ समय निजी तौर पर काम करने के बाद मैंने 4 साल तक डेवनशायर प्लेस के मिस बेडिंग्स नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं दी। मेरा इराक आना श्रीमती कैल्सी की वजह से हुआ। उनके बच्चे के जन्म के समय मैंने ही उनकी देखभाल की थी। वे अपने पति के साथ बगदाद आ रही थी। उन्होंने पहले ही एक पुरानी बाल नर्स यानी नैनी तय कर ली थी, जो सालों से वही उनके दोस्त के यहाँ काम कर रही थी। क्योंकि उन दोस्तों के बच्चे अब बड़े होकर स्कूल जाने लगे थे, इसलिए वह नर्स श्रीमती कैल्सी के यहाँ आने के लिए तैयार थी। श्रीमती कैल्सी स्वभाव से थोड़ी नाजुक थी और इतने छोटे बच्चे के साथ लंबी यात्रा को लेकर डरी हुई थी। इसलिए मेजर कैल्सी ने तय किया कि मैं उनके साथ बगदाद तक जाऊंगी और रास्ते भर माँ बच्चे दोनों का ख्याल रखूंगी। तय ये हुआ था कि यदि वापसी में उनकी सेवा की ज़रूरत ना रही तो वो मेरे घर लौटने का किराया दे देंगे। खैर, कैल्सी परिवार के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बहुत प्यारा था और श्रीमती कैल्सी भी अच्छी महिला थी। हालांकि वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी घबरा जाती थी। मुझे वह यात्रा बेहद पसंद आई।
सच तो यह है कि उससे पहले मैंने कभी समुद्र का इतना लंबा सफ़र नहीं किया था। डॉक्टर रैली हमें उसी जहाज़ पर मिले थे। काले बालों वाले, लंबे चेहरे के वे व्यक्ति अपनी धीमी और उदास आवाज़ में बड़ी मज़ेदार बातें करते थे। मुझे लगता है उन्हें मेरी टांग खींचने में बड़ा आनंद आता था। वे अक्सर ये देखने के लिए सबसे अजीबोगरीब बातें कह जाते थे कि मैं उन पर विश्वास करती हूँ या नहीं। वे बगदाद से लगभग 1.5 दिन की दूरी पर स्थित हसनी नामक स्थान पर सिविल सर्जन थे। बगदाद आए मुझे अभी करीब एक हफ्ता ही हुआ था कि मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैल्सी परिवार से कब कार्मिक यानी रिलीव हो रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि उनका यह सवाल बिल्कुल सही समय पर आया, क्योंकि राइट्स परिवार, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, तय समय से पहले ही घर लौट रहे थे और उनकी नर्स अब तुरंत काम पर आने के लिए खाली थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने राइट परिवार के बारे में सुना था, इसलिए वो मुझसे ये पूछ रहे थे। सच तो ये है नर्स कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम का एक शानदार अवसर है। क्या कोई मेडिकल केस है? मैंने पूछा। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपना चेहरा थोड़ा से कोड़ा। इसे पूरी तरह केस कहना तो शायद सही नहीं होगा। बस एक महिला है जिसे यूं समझ लो कि कुछ वहम या सनक सवार रहती है। ओह, मैंने कहा। नर्सिंग की दुनिया में जब कोई ऐसी बात करता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इशारा किस तरफ है, या तो शराब की लत या फिर नशीली दवाएं। लेकिन डॉक्टर रेली इस ने इस पर कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं दिया। वे शब्दों के मामले में बहुत सचेत थे। हाँ, उन्होंने बात जारी रखी। वे हैं श्रीमती लीडनर। उनके पति अमेरिकी हैं, सटीक कहें तो अमेरिकी स्वीडिश। वे एक बड़े अमेरिकी पुरातात्विक उत्खनन यानी एक्सकेवेशन दल के प्रमुख हैं। फिर उन्होंने बताया कि वह दल नीनवे जैसे किसी प्राचीन असीरियन शहर के अवशेषों की खुदाई कर रहा था। उस अभियान का मुख्यालय हसनी से अधिक दूर नहीं था, लेकिन वह जगह काफ़ी सुनसान थी। डॉक्टर लीडनर पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी की सेहत को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे। लीडनर ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा है, पर ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी को बार बार घबराहट और बेचैनी के दौरे पड़ते हैं। मैंने सवाल किया, क्या उन्हें दिन भर उन कबीलियाई लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया जाता है? ओ नहीं, वहाँ तो काफ़ी चहल पहल रहती है। करीब 7-8 लोग हमेशा साथ होते हैं। मुझे नहीं लगता कि घर में वे कभी अकेली होती होंगी, पर इसमें कोई शक नहीं कि उनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है। लीडनर पर अपने काम का भारी बोझ है, लेकिन वे अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी यह हालत देखकर टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई पेशेवर और जिम्मेदार व्यक्ति उनकी पत्नी पर नज़र रखे तो उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। और इस बारे में खुद श्रीमती लीडनर की क्या राय है? डॉक्टर रेली ने गंभीरता से जवाब दिया। श्रीमती लीडनर एक बेहद आकर्षक और सम्मोहक महिला है। हालांकि वे किसी भी एक बात पर 2 दिन तक टिकी नहीं रहती, लेकिन फिलहाल वे इस विचार यानी नर्स रखने के पक्ष में। उन्होंने आगे जोड़ा, वे एक पहेली जैसी महिला है, बेहद कुलीन और मेरे निजी विचार में कलात्मक रूप से झूठ बोलने में माहिर। लेकिन लीडनर का मानना है कि वे किसी गहरी चीज़ से डरी हुई हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने आपसे खुद क्या कहा? अरे, उन्होंने मुझसे कभी डॉक्टरी सलाह ली ही नहीं। सच तो यह है कि वो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं करती। ये लीडनर ही थे जो मेरे पास आए और ये योजना बनाई। तो नर्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? घर लौटने से पहले तुम्हें इस देश का एक अलग हिस्सा देखने को मिल जाएगा। वे अगले 2 महीने तो खुदाई जारी रखेंगे, और यकीन मानो, पुरातत्व का काम काफ़ी दिलचस्प होता है। मैंने कुछ क्षणों के लिए चुप्पी साध ली और मन ही मन इस प्रस्ताव के नफ़े नुकसान तौलने लगी। ठीक है, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये अवसर आजमाना चाहिए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर रेली अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, लीडनर अभी बगदाद में ही हैं। मैं उन्हें संदेश भिजवा दूंगा कि वे यहाँ आकर आपसे मिलें और इस काम की औपचारिकताएं पूरी कर लें। उसी दोपहर डॉक्टर लीडनर होटल आए। वे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनके व्यवहार में एक अजीब सी घबराहट और झिझक थी। उनके व्यक्तित्व में सौम्यता और दयालुता तो थी, पर साथ ही एक तरह की असहायता भी झलकती थी। वे अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह समर्पित नजर आ रहे थे, लेकिन जब बात उसकी समस्या की आई तो वे बहुत स्पष्ट हो गए। देखिए, उन्होंने अपनी दाढ़ी को उलझन में सहलाते हुए कहा, यह एक ऐसी आदत थी जिसे मैंने बाद में उनकी पहचान के रूप में नोट किया। मेरी पत्नी वास्तव में बहुत घबराई हुई रहती है। मैं उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैंने पेशेवर लहजे में पूछा, क्या वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? हाँ, ओ हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई शारीरिक बीमारी है। लेकिन वे, खैर, चीज़ों की कल्पना करने लगी हैं। आप समझ रही हैं ना? किस तरीके की चीज़ें? मैंने सवाल किया, लेकिन वे सीधे जवाब देने के बजाय टाल-मटोल करने लगे और धीमी आवाज़ में बुदबुदाए। वे बेवजह ही परेशान उठती हैं। सच कहूँ तो मुझे उनकी इन आशंकाओं का कोई ठोस आधार नज़र नहीं आता। किस बात का डर है उन्हें, डॉक्टर लीडनर?
उन्होंने बेहद अस्पष्ट होते हुए कहा। ओ, बस घबराहट से पैदा होने वाले डर, जैसे कि अक्सर होता है। मैंने मन ही मन सोचा, 10 में से 9 चांस है कि यह नशीली दवाओं यानी ड्रग्स का मामला है, और इस बेचारे पति को भनक तक नहीं है। अक्सर पुरुष ये नहीं समझ पाते। वे बस ये सोचकर परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हैं, या उनके मिजाज में इतने अचानक बदलाव क्यों आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या श्रीमती लीडनर स्वयं मेरे आने के विचार से सहमत हैं। ये सुनकर उनका चेहरा उम्मीद से चमक उठा। हाँ, सच कहूँ तो मुझे आश्चर्य हुआ, एक सुखद आश्चर्य। उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन विचार है, और मेरे आने से वे खुद को बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। ये शब्द सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। सुरक्षित? ये एक बहुत ही अजीब शब्द था। मुझे संदेह होने लगा कि श्रीमती लीडनर शायद किसी मानसिक विकार यानी डिल्यूजन्स का शिकार है। पर डॉक्टर लीडनर तो किसी उत्साही किशोर की तरह अपनी बात कहे जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों की आपस में बहुत अच्छी जमेगी। वे सचमुच एक बहुत ही प्यारी महिला है। डॉक्टर लीडनर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक बड़ा संबल साबित होगी। और सच कहूँ तो आपको देखते ही मुझे भी यही महसूस हुआ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही ऊर्जावान और सुलझी हुई नज़र आती हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि लिस के लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। खैर, डॉक्टर लीडनर, हम पूरी कोशिश करेंगे, मैंने पेशेवर विनम्रता के साथ जवाब दिया। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी पत्नी की मदद कर पाऊंगी। शायद उन्हें यहाँ के स्थानीय कबीलाई लोगों को देखकर डर लगता हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए इस बात को हंसकर टाल दिया। मेरी पत्नी को तो अरब लोग बहुत पसंद हैं। उन्हें उनकी सादगी और बात बात पर मजाक करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ उनका दूसरा ही सीज़न है। हमारी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन वे पहले से ही काफ़ी अच्छी अरबी बोलने लगी। मैं एक दो पल के लिए शांत रही। फिर मैंने सीधे मुद्दे पर आने की एक और कोशिश की। डॉक्टर लीडनर, क्या आप मुझे ज़रा सा भी संकेत नहीं दे सकते कि आपकी पत्नी आखिर किस चीज़ से डरी हुई है? वे ठिठक गए। उनके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव आए, और फिर वे धीमी आवाज़ में बोले, मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि वह समय आने पर खुद ही आपको ये सब बता देगी। और बस, उनसे मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जान सकी। अध्याय 3। गपशप। यह तय हुआ कि अगले सप्ताह मुझे टेल यारिमजाह के लिए निकलना चाहिए। उस बीच श्रीमती कैल्सी अलविया में अपने नए घर में व्यवस्थित हो रही थी, और मुझे खुशी थी कि मैं उनके कुछ काम आ सकी। इसी दौरान मुझे लीडनर अभियान दल के बारे में कुछ और बातें सुनने को मिली। श्रीमती कैल्सी के एक मित्र, जो एक युवा स्क्वाड्रन लीडर थे, ने लुइस लीडनर का जिक्र छेड़ने पर बड़ी हैरानी से अपने होठ से पड़े। प्यारी लुइस, तो ये उसका नया पैतरा है। वो मेरी और मुड़े। नर्स, हम सब उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। वे हमेशा से लवली लुइस के नाम से ही मशहूर रही हैं। तो क्या वे वाकई इतनी खूबसूरत हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। यह तो इस पर निर्भर करता है कि आप किसे पूछ रहे हैं। कम से कम वे खुद तो यही मानती हैं। इतने द्वेषी मत बनो जॉन, श्रीमती कैल्सी ने उन्हें टोकते हुए कहा। तुम्हें भी पता है कि ऐसा सोचने वाली वे अकेली नहीं है। बहुत से लोग उनके जादू के कायल हैं। शायद आप सही कह रही हैं। उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, पर उनमें एक अजीब सा आकर्षण है। तुम तो खुद उन पर लट्टू थे। श्रीमती कैल्सी ने हंसते हुए उनकी खिंचाई की। स्क्वाड्रन लीडर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, और उन्होंने झेपते हुए स्वीकार किया। खैर, उनका अपना एक अलग अंदाज तो है। जहाँ तक लीडनर की बात है, वे तो उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं, और पूरे अभियान दल से भी यही उम्मीद की जाती है कि वे लुइस की पूजा करें। मैंने पूछा, उस दल में कुल कितने लोग हैं? हर तरह के लोग हैं नर्स। स्क्वाड्रन लीडर ने उत्साह से गिनाना शुरू किया। एक अंग्रेज वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट है। कॉर्थेज का एक फ्रांसीसी पादरी है, जो शिलालेखों और पट्टियों का विशेषज्ञ है। फिर मिस जॉनसन है, वे भी अंग्रेज़ हैं, और हर तरह का काम संभाल लेती हैं। एक थोड़ा भारी बदन वाला अमेरिकी फ़ोटोग्राफ़र है, और एक मर्काडो नाम का जोड़ा भी है। पता नहीं वे किस देश के हैं, पर मिसेस मर्काडो काफ़ी जवान और चालाक दिखती हैं। ओह, और उन्हें प्यारी लुइस से कितनी नफ़रत है। कुछ और नौजवान भी हैं। कुल मिलाकर कुछ अजीब पर अच्छे लोग हैं। क्यों पेनीमैन, आप क्या कहते हैं? उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति मेजर पेनीमैन से सहमति मांगी, जो विचार मग्न होकर अपना चश्मा घुमा रहे थे। मेजर पेनीमैन चौंक कर बोले, हाँ हाँ, वाकई बहुत भले लोग हैं। व्यक्तिगत रूप से तो सब ठीक है। हालांकि मर्काडो थोड़ा विचित्र व्यक्ति है। श्रीमती कैल्सी ने बीच में टोका। उनकी दाढ़ी कितनी अजीब है, एकदम बिखरी हुई और बेतरतीब। मेजर पेनीमैन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपनी बात जारी रखी। दोनों नौजवान भी अच्छे हैं। अमेरिकी लड़का थोड़ा शांत है, और अंग्रेज़ लड़का कुछ ज़्यादा ही बातूनी। आमतौर पर इसका उल्टा होता है, पर यह मामला अलग है। लीडनर खुद एक बेहतरीन इंसान है, बेहद विनम्र और सरल।
लेकिन पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगा। मैं ठीक से कह नहीं सकता कि वो क्या था, पर कोई भी सहज नहीं लग रहा था। वहाँ एक अजीब सा खिंचाव या तनाव था। इसे यूं समझ लीजिए कि वे सब एक दूसरे के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा शिष्ट और विनम्र हो रहे थे। मैंने अपनी राय देते हुए कहा, जब लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर बंद रहते हैं तो अक्सर उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आ जाता है। अस्पताल में मैंने अक्सर ऐसा देखा है। ये सच है, मेजर केल्सी ने कहा। लेकिन अभी तो काम का सीज़न शुरू ही हुआ है। इतनी जल्दी झुंझलाहट पैदा होने का समय तो नहीं आया। मेजर पेनीमैन ने गंभीर स्वर में कहा, एक खुदाई अभियान हमारे समाज का एक छोटा रूप होता है। वहाँ भी गुटबाजी, प्रतिद्वंदिता और ईर्षा वैसी ही होती है जैसी बाहर। सुना है इस साल उनके पास काफ़ी नए लोग आए हैं, मेजर केल्सी ने जोड़ा। देखने दो। स्क्वाड्रन लीडर ने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू की। युवा कॉल में नए हैं, और रीटर भी। स्क्वाड्रन लीडर ने उंगलियों पर गिनते हुए बताया। एमॉट पिछले साल नहीं आए थे, और मर्कांडो दंपति भी इस बार नए हैं। फादर लेविग्नी भी पहली बार आए। वे डॉक्टर बर्ड की जगह आए, जो बीमारी की वजह से इस साल नहीं आ सके। हाँ, कैरी पुराने खिलाड़ी हैं। वे 5 साल पहले अभियान की शुरुआत से यहाँ हैं, और मिस जॉनसन भी लगभग उतने ही समय से साथ हैं। मेजर कैल्सी ने बीच में जोड़ा, मुझे हमेशा से लगता था कि टेल या रिमजा में उन सबका आपसी तालमेल बहुत गजब का था। वे एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे, जो कि इंसानी फितरत को देखते हुए वाकई एक अजूबा है। मुझे यकीन है कि नर्स लेथरन मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी। बिल्कुल, मैंने कहा। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। मैंने अस्पतालों में बड़े बड़े झगड़े देखे हैं, जिनकी शुरुआत अक्सर चाय के एक प्याले जैसी छोटी सी बात से होती है। हाँ, छोटे और बंद समुदायों में छोटी बातों का बतंगड़ बनना स्वाभाविक है, मेजर पेनीमैन ने विचार मग्न होकर कहा। फिर भी मुझे लगता है कि इस मामले में बात कुछ और है। लीडनर बहुत ही सुलझे हुए और सज्जन व्यक्ति हैं। उनमें लोगों को साथ लेकर चलने की गजब की काबिलियत है। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को एकजुट और खुश रखा है। फिर भी उस दिन मैंने वहाँ के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। श्रीमती कैल्सी अचानक हंस पड़ी। और आपको इसका कारण समझ नहीं आ रहा? अरे, ये तो बिल्कुल साफ है। आपका क्या मतलब है? मेजर ने पूछा। श्रीमती लीडनर, और कौन? अरे मैरी, उनके पति ने टोकते हुए कहा। वे एक बेहद दिलकश महिला है, ज़रा भी झगड़ालू स्वभाव की नहीं है। मैंने ये कब कहा कि वो झगड़ालू हैं? मेरा मतलब है कि वे झगड़े करवाती हैं। किस तरह से? और भला वे ऐसा क्यों करेंगी? क्यों? क्योंकि वे ऊब चुकी हैं। वे खुद कोई पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि एक पुरातत्वविद की पत्नी है। रेगिस्तान की इस नीरस शांति में वे रोमांच के लिए तरस रही हैं। इसलिए वे खुद ही छोटे छोटे नाटक रचती हैं। दूसरों को आपस में उलझाकर वे अपना मनोरंजन करती हैं। मैरी, तुम ज़रा भी नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। यह तुम्हारी कोरी कल्पना है। मेजर कैल्सी ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहा। बेशक ये मेरी कल्पना है, लेकिन आप देखिएगा कि मेरी बात सच निकलेगी। श्रीमती कैल्सी ने दृढ़ता से कहा। ये प्यारी लुइस यूं ही मोनालिसा जैसी रहस्यमयी मुस्कान लेकर नहीं घूमती। हो सकता है उसका इरादा किसी का बुरा करने का ना हो, लेकिन उसे आग लगाकर तमाशा देखना पसंद है। उसे ये देखने में मज़ा आता है कि लोग उसकी उंगलियों पर कैसे नाचते हैं। लेकिन वो लीडनर के प्रति पूरी तरह समर्पित है, मेजर केल्सी ने बीच में टोका। ओह, मैं उससे इनकार नहीं कर रही। मैं किसी भद्दी साजिश की बात नहीं कर रही। लेकिन वो औरत एक नंबर की चालबाज है। मेजर केल्सी मुस्कुराए। महिलाएं एक दूसरे के प्रति कितनी स्नेहपूर्ण होती हैं, ये तो दिख ही रहा है। मुझे पता है तुम मर्द से बिल्ली की लड़ाई कहकर टाल दोगे, लेकिन यकीन मानो हम औरतें अपनी ही जाति को पहचानने में कभी गलती नहीं करती। तभी मेजर पेनीमैन ने गंभीर और विचार मग्न स्वर में कहा, फिर भी अगर हम श्रीमती कैल्सी की बात मान भी लें, तब भी वह उस अजीब से तनाव का पूरा कारण नहीं हो सकती। वो माहौल कुछ वैसा ही था जैसे बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है। एक भारी और दमनकारी सन्नाटा। मुझे दृढ़ता से आभास हुआ कि कोई भी छोटी सी चिंगारी में तबाही मचा सकती है। अब नर्स को डराओ मत, श्रीमती कैल्सी ने हंसते हुए कहा। वह 3 दिन बाद वहाँ जा रही हैं, और तुम उसे अभी से डराकर हतोत्साहित कर रहे हो। ओह, आप मुझे इतनी आसानी से नहीं डरा सकते, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। फिर भी जब मैं वहाँ से निकली तो उन बातों ने मेरे मन में गहरी जड़ें जमा ली थी। डॉक्टर लीडनर द्वारा इस्तेमाल किया गया वह शब्द सुरक्षित बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। क्या ये श्रीमती लीडनर का कोई अनजाना डर था जो उस पूरे घर के वातावरण को जहरीला बना रहा था? या फिर वह वास्तविक तनाव कुछ और ही था जो सबकी नसों पर वार कर रहा था? मैंने डिक्शनरी में श्रीमती कैल्सी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द एल्यूमी यानी चालबाज को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका ठीक ठीक अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। अंत में मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, खैर जो भी हो, मुझे बस इंतज़ार करना होगा। अध्याय 4।
हसनी में आगमन। 3 दिन बाद मैंने बगदाद को विदा कहा। मुझे श्रीमती कैल्सी और उस नन्ही बच्ची को छोड़कर जाने का बहुत दुख हो रहा था। बच्ची बहुत प्यारी थी और मेरी देख रेख में खूब फल फूल रही थी। हर हफ्ते उसका वजन बिल्कुल सही अनुपात में बढ़ रहा था। मेजर कैल्सी खुद मुझे स्टेशन तक छोड़ने और विदा किया। योजना के मुताबिक मुझे अगली सुबह किरकुर्क पहुंचना था, जहां कोई मेरा इंतज़ार करने वाला था। पूरी रात ट्रेन में मेरी आंख नहीं लगी। मुझे वैसे भी सफ़र में अच्छी नींद नहीं आती। ऊपर से कुछ डरावने सपने मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो मौसम सुहावना था। मेरी घबराहट अब उत्सुकता में बदल चुकी थी। मैं उन लोगों के बारे में जानने के लिए बेताब थी जिनसे मैं मिलने जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर जब मैं हिचकिचाते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी एक युवक मेरी ओर आता दिखा। उसका चेहरा गोल और गुलाबी था। सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो पीजी वार्ड हाउस की कहानियों के किसी पात्र से इतना मेल खाता हो। हेलो हेलो हेलो, उसने चेखते हुए कहा। क्या आप नर्स लेदरन हैं? मेरा मतलब है आप वही होंगी, साफ दिख रहा है। हाँ हाँ, मेरा नाम कोलमैन है। डॉक्टर लीडनर ने मुझे आपकी अगवानी के लिए भेजा है। आप कैसी हैं? सफ़र थका देने वाला रहा होगा, है ना? मैं इन ट्रेनों की हालत अच्छी तरह जानता हूँ। खैर चलिए, नाश्ता कर लिया आपने? क्या यही आपका सारा सामान है? वाह, आप तो बड़ी सादगी से सफ़र करती हैं। श्रीमती लीडनर के पास तो 4 सूटकेस, एक ट्रंक, एक हैट बॉक्स, एक पेटेंट तकिया और न जाने क्या क्या होता है। ओह, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ? आइए उस पुरानी बस की तरफ चलें। स्टेशन के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसे यहाँ स्टेशन वैगन कहा जाता था। वह दिखने में कुछ हद तक लॉरी, कुछ हद तक सवारी गाड़ी और कुछ हद तक कार जैसी थी। मिस्टर कोलमैन ने मुझे भीतर बैठने में मदद की और सलाह दी कि मैं ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठूं, ताकि सड़क के झटके कम महसूस हों। झटके? मुझे तो हैरत हो रही थी कि वो पूरी मशीन पुर्जा पुर्जा होकर बिखर क्यों नहीं गई। और उसे सड़क कहना तो सड़क शब्द का अपमान था। वो बस गड्ढों, दरारों और पत्थरों से भरी एक धूल भरी पगडंडी थी। वाकई ये है शानदार पूर्व, द ग्लोरियस ईस्ट। जब मैंने अपने इंग्लैंड की उन चिकनी और शानदार सड़कों के बारे में सोचा तो मुझे घर की बहुत याद आई। मिस्टर कोलमैन पीछे की सीट से आगे की ओर झुके और मेरे कान के पास लगभग चिल्लाते हुए बोले, ट्रैक आज काफ़ी अच्छी हालत में है। उन्होंने शोर के बीच कहा और ठीक उसी पल हम सब अपनी सीटों से इतना उछले कि हमारे से छत से टकराते टकराते बचा। हैरानी की बात यह थी कि वो पूरी गंभीरता से ये कह रहे थे, यह सेहत के लिए अच्छा है, इससे जिगर यानी लीवर सक्रिय रहता है। कोलमैन ने चहकते हुए कहा, एक नर्स होने के नाते आपको तो ये पता ही होना चाहिए। मैंने तीखे लहजे में जवाब दिया, अगर उछलने से मेरा सिर ही फट जाए तो सक्रिय जिगर मेरे किस काम आएगा? कोलमैन हंसते हुए बोले, अरे आपको तो तब यहाँ आना चाहिए जब बारिश होती है। कीचड़ में फिसलने का मज़ा ही कुछ और है। उस वक्त गाड़ी सीधे चलने की वजह ज़्यादातर समय तिरछी दौड़ती है। मैंने इस मजाक को कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। इसके बाद हमें एक नदी पार करनी थी। हमने एक बेहद अजीब व गरीब और पुरानी दिखने वाली नौका का सहारा लिया। मेरे लिए तो सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन बाकी सबके लिए ये रोज़ की बात थी। हंसनी ही पहुंचने में हमें करीब 4 घंटे लग गए। मेरे अंदाजे के उलट ये काफ़ी बड़ा शहर था। नदी के इस पार से देखने पर यह किसी परी कथा जैसा लग रहा था, मीनारों से सजा हुआ और सफ़ेद रंग में जगमगाता हुआ। लेकिन जैसे ही हमने पुल पार कर शहर में कदम रखा, सारा जादू काफुर हो गया। वहाँ एक अजीब सी घुटन भरी बदबू थी। मकान जर्जर थे और हर गली में कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा था। मिस्टर कोलमन मुझे डॉक्टर रैली के निवास स्थान पर ले गए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब दोपहर के भोजन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर रैली हमेशा की तरह बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और उनका घर वाकई बहुत शानदार था। वहाँ की व्यवस्था और बाथरूम की साफ़ सफाई देखकर दिल खुश हो गया। मैंने इत्मीनान से स्नान किया और जब अपनी साफ़ सुथरी नर्स की वर्दी पहनकर नीचे आई तो मुझे बहुत तरोताज़ा महसूस हो रहा था। दोपहर का भोजन तैयार हो चुका था। डाइनिंग रूम में जाते हुए डॉक्टर ने अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगी और बताया कि वह हमेशा ही समय की पाबंद नहीं रहती। अभी हमने सॉस में डूबे अंडों का एक लजीज व्यंजन शुरू ही किया था कि वह कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर रेली ने परिचय कराया, नर्स, ये मेरी बेटी शीला है। शीला ने मुझसे हाथ मिलाया, मेरी सुखद यात्रा की कामना की और अपनी टोपी उतारकर एक कोने में रख दी। उसने मिस्टर कोलमैन को एक शांत और बेरुखी भरी नज़रों से देखा, हल्के से सिर हिलाया और अपनी जगह पर बैठ गई। क्यों बिल, उसने कोलमैन को संबोधित किया, सब कैसा चल रहा है? वे दोनों क्लब की किसी पार्टी के बारे में चर्चा करने लगे और मैंने चुपचाप शीला का निरीक्षण करना शुरू किया। सच कहूँ तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। उसका मिजाज ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा और उदासीन था। वो सुंदर तो थी, पर उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसे किसी की परवाह ही ना हो। काले बाल, नीली आंखें और पीला चेहरा जिस पर लिपस्टिक के गहरे निशान थे। उसके बात करने का लहजा व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक था, जो मुझे थोड़ा खटक रहा था। मुझे अपनी एक पुरानी प्रशिक्षु यानी ट्रेनी याद आ गई। वो काम में तो तेज़ थी, पर उसके इसी व्यवहार की वजह से मेरी उससे कभी नहीं बनी। मिस्टर कोलमैन की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वे शीला के जादू में पूरी तरह कैद हो चुके हों।
वे उसके सामने थोड़ा हकला रहे थे और उनकी बातें पहले से भी ज़्यादा बचकानी हो गई थी। उन्हें देखकर मुझे एक ऐसे बड़े और नासमझ कुत्ते की याद आ रही थी जो सबको खुश करने के लिए अपनी पूंछ हिलाता रहता है। भोजन के बाद डॉक्टर रैली अस्पताल चले गए और मिस्टर कोलमैन को बाजार से कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था। श्रीमती रैली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं शहर घूमना चाहूँगी या घर पर ही विश्राम करना पसंद करूँगी। उन्होंने बताया कि कोलमैन करीब 1 घंटे में मुझे लेने वापस आ जाएंगे। मैंने पूछा, क्या यहाँ शहर में देखने लायक कुछ खास है? कुछ कोने बेहद खूबसूरत हैं, मिस रैली ने लापरवाही से कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वे पसंद आएंगे। वहाँ गंदगी बहुत है। उसके बात करने के अंदाज ने मुझे चिढ़ा दिया। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि खूबसूरती भला गंदगी और अव्यवस्था का बहाना कैसे हो सकती है। खैर, वो मुझे क्लब ले गई। वो जगह काफ़ी सुखद थी, नदी के किनारे स्थित थी और वहाँ पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी अखबार और पत्रिकाएं भी उपलब्ध थी। जब हम घर लौटे तो मिस्टर कोलमैन अब तक नहीं आए थे, इसलिए हमें बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। उस माहौल में बातचीत को सहज बनाए रखना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप श्रीमती लीडनर से मिल चुकी हैं? नहीं, मैंने जवाब दिया। अभी तक सिर्फ उनके पति से मुलाकात हुई है। ओह, वो बुदबुदाई। मुझे वाकई उत्सुकता है कि आप उनके बारे में क्या राय बनाएंगी। मैं चुप रही। उसने आगे कहा, मुझे डॉक्टर लीडनर बहुत पसंद है। सच तो यह है कि हर कोई उन्हें पसंद करता है। मैंने मन ही मन सोचा, इसका सीधा मतलब यही है कि तुम्हें उनकी पत्नी ज़रा भी पसंद नहीं है। मैंने फिर भी अपनी राय जाहिर नहीं की, तभी उसने अचानक सवाल दाग दिया, उन्हें हुआ क्या है? क्या डॉक्टर लीडनर ने आपको कुछ बताया? मैं वहाँ पहुँचने से पहले ही अपने मरीज़ के बारे में गपशप शुरू करने वाली नर्सों में से नहीं थी, इसलिए मैंने बात टालते हुए कहा, बस इतना जानती हूँ कि उनकी सेहत थोड़ी नासाज है और उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। वो अचानक हंस पड़ी, एक बहुत ही कड़वी और तीखी हंसी। हे भगवान, उसने कहा, क्या उनकी देखभाल के लिए वहाँ पहले से मौजूद 9 लोग काफ़ी नहीं है? मैंने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है कि उन सभी के पास अपने अपने काम की जिम्मेदारियाँ होंगी। काम? हाँ, बिल्कुल काम तो है ही, लेकिन उन सबके लिए लुइस यानी श्रीमती लीडनर सबसे पहले आती हैं और वह खुद इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि सबका ध्यान उसी पर रहे। नहीं, मैंने खुद से कहा, तुम वाकई उसे पसंद नहीं करती। मिस रैली ने बात जारी रखी, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि उसे एक पेशेवर नर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। मुझे लगता है कि उसके लिए कोई शौकी या सहायक ज़्यादा बेहतर रहता, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके मुंह में थर्मामीटर डाले, नब्ज गिने और हर चीज़ का ठोस मेडिकल रिकॉर्ड रखे। अब मेरी उत्सुकता भी बढ़ने लगी थी। मैंने पूछा, तो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है? बेशक, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो औरत किसी तंदुरुस्त बैल जैसी ही स्वस्थ है। बेचारी लुइस रात भर सोई नहीं है। देखो, उसकी आंखों के नीचे कितने काले घेरे। जी हाँ, वे काले घेरे अक्सर नीली पेंसिल की मदद से बनाए जाते हैं। ये सब बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए, ताकि सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा रहें और उसकी तारीफों के पुल बांधते रहें। बेशक ये पूरी तरह मुमकिन था कि श्रीमती लीडनर भी उसी तरह के दिखावे का सहारा ले रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि बीमारी के मामले में पतियों को सबसे पहले और सबसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। वे अपनी पत्नियों की हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन फिर भी शीला की ये बातें उन तथ्यों से मेल नहीं खा रही थी जो मैंने अब तक सुने थे। सबसे बड़ी बात, ये उस सुरक्षित शब्द के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। पता नहीं क्यों, वो एक शब्द मेरे दिमाग में किसी कांटे की तरह अटक गया था। इसी पर विचार करते हुए मैंने पूछा, क्या श्रीमती लीडनर स्वभाव से डरपोक है? क्या उन्हें मिसाल के तौर पर ऐसे दूर दराज और सुनसान इलाके में रहने से डर लगता है? डर? किस बात का डर? शीला ने तंज कसते हुए कहा, हे भगवान, वहाँ रहने वाले वे 10 लोग क्या कम हैं? और तो और, पुरानी कीमती वस्तुओं की रखवाली के लिए उन्होंने हथियारबंद सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर रखे हैं। नहीं, वो डरपोक तो कतई नहीं है। कम से कम अब तक तो ऐसा नहीं लगा। इतना कहते ही वे किसी गहरे विचार में डूब गई और चुप हो गई। फिर 1-2 मिनट बाद उसने रुक रुक कर बोलना शुरू किया, वैसे आपको ऐसा कहना भी थोड़ा अजीब है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। कुछ दिन पहले की बात है। मैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जार्विस घोड़े पर सवार होकर वहाँ गए थे। सुबह का वक्त था। दल के ज़्यादातर लोग खुदाई वाली जगह पर थे। वो बरामदे में बैठी चिट्ठी लिख रही थी और शायद उसने हमारे आने की आहट नहीं सुनी। उस दिन वह लड़का भी वहाँ मौजूद नहीं था जो मेहमानों को अंदर ले जाता है, इसलिए हम सीधे बरामदे तक पहुँच गए। तभी उसने दीवार पर जर्विस की परछाई देखी। वह बुरी तरह चिल्ला उठी। बाद में उसने माफ़ी तो मांगी और कहा कि उसे लगा कोई अजनबी आ गया। पर यह हरकत वाकई अजीब थी। मेरा मतलब है, अगर वह कोई अजनबी भी होता तो अभी इतना खौफज़दा होने की क्या ज़रूरत थी? मैंने सोच समझ कर सिर हिलाया। मिस रैली कुछ पल चुप रहीं और फिर अचानक उसके भीतर का गुबार फूट पड़ा। पता नहीं इस साल उस पूरी टीम को क्या हो गया। सबके सब बेहद तनाव में लग रहे हैं। शीला रैली ने झुंझलाते हुए कहा, मिस जॉनसन इतनी उदास रहती हैं कि मुंह तक नहीं खोलती। डेविड तो जैसे बोलना ही भूल गया है। और बिल यानी कोलमैन, वो तो कभी चुप ही नहीं होता। और उसकी निरंतर बकबक बाकी सबको और भी ज़्यादा चढ़ा देती है।
कैरी की आंखों में ऐसी दहशत होती है मानो उसका मानसिक संतुलन कभी भी बिगड़ जाएगा। वे सब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं जैसे जैसे ओ, मैं समझा नहीं सकती, पर वहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। मुझे ये बात बहुत खटकी कि मेजर पेनीमैन और शीला रैली जैसे दो अलग अलग स्वभाव के लोगों ने उस घर के माहौल को लेकर बिल्कुल एक जैसी राय दी थी। तभी मिस्टर कोलमैन हड़बड़ी में अंदर आए। हड़बड़ी शब्द उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठता था। उन्हें देखकर आपको ज़रा भी अचंभा नहीं होता अगर वे अचानक किसी पालतू कुत्ते की तरह अपनी जीभ बाहर निकालकर पूंछ हिलाने लगते। हेलो हेलो, उन्होंने चेखते हुए कहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन खरीदार आपके सामने हाजिर है। क्यों शीला, क्या आपने नर्स को शहर की सारी खूबसूरत जगह दिखा दी? वे ज़रा भी प्रभावित नहीं हुई। शीला ने रूखेपन से जवाब दिया। कोलमैन ने पूरे उत्साह के साथ कहा, मैं उन्हें दोष नहीं देता। इस टूटे फूटे और जर्जर शहर में आके प्रभावित होने जैसा है भी क्या? बिल, अगर तुम्हें पुरानी चीज़ों या ऐतिहासिक दृश्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम आर्कियोलॉजिस्ट क्यों बने। इसके लिए मुझे नहीं, मेरे गार्डियन को दोष दीजिए, कोलमैन ने लापरवाही से कहा। वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हर वक्त चप्पल पहने किताबों में डूबे रहने वाले। मेरे जैसा चंचल बच्चा उनके गले पड़ गया तो उन्हें भी थोड़ा झटका लगा होगा। मुझे लगता है जिस पेशे में आपका मन ना लगे उसमें ज़बरदस्ती ढकेले जाना आपकी मूर्खतापूर्ण सोच है। शीला ने तीखे स्वर में कहा। मजबूरी नहीं है शीला, मेरी प्यारी, कोई मजबूरी नहीं है। उन बुज़ुर्ग ने बस मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास करियर की कोई योजना है। मैंने ना कह दिया। बस उन्होंने मेरे लिए यहाँ एक सीज़न का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन क्या वाकई तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? कुछ तो सोचा होगा। बिल्कुल सोचा। मेरा असली मकसद तो यह है कि मैं कामकाज से पूरी तरह तौबा कर लूँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मोटर रेसिंग की दुनिया में नाम बनाना चाहता हूँ। कोलमैन ने बड़े उत्साह से अपनी योजना बताई। तुम वाकई में बेतुकी बातें करते हो बिल, मिस रैली ने कहा। उसकी आवाज़ में कोलमैन की लापरवाही को लेकर साफ गुस्सा झलक रहा था। ओह, मुझे पता है कि ये फ़िलहाल नामुमकिन है, मिस्टर कोलमैन ने बड़ी बेफिक्री से कहा। देखिए, अगर मुझे कुछ करना ही है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। बस शर्त इतनी है कि वह सारा दिन दफ्तर में बैठकर कागज़ काले करने जैसे उबाऊ काम ना हो। मुझे दुनिया घूमने से कोई परहेज नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यही सही, और मैं यहाँ आ गया। शीला ने तीखे लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि तुम वहाँ किसी काम के साबित नहीं होते होगे। यहीं आप गलती कर रही हैं। मैं मज़दूरों के सामने खड़ा होकर उनकी ज़बान में या अल्लाह चिल्लाने में माहिर हूँ। और सच कहूँ तो नक्शा बनाने और चित्रकारी में मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। स्कूल के दिनों में तो मेरी खासियत दूसरों की लिखावट की नकल करना हुआ करती थी। मैं एक अव्वल दर्जे का जालसाज यानी फोर्जर बन सकता था। खैर, कौन जाने, शायद आगे बन भी जाऊँ। अगर कभी सड़क किनारे इंतज़ार करते हुए मेरी रोल्स रॉयस आप पर कीचड़ उछालती हुई निकल जाए तो समझ लेना कि मैंने अपराध का रास्ता अपना लिया है, और उसमें सफल भी हो रहा हूँ। मिस एली ने बेहद ठंडे और सख्त स्वर में बात काटी। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको अपनी डींगें हाँकना बंद करना चाहिए और नर्स को लेकर निकलना चाहिए? वाह, कितनी मेहमान नवाज हैं आप, है ना? कोलमैन ने चुटकी ली। शीला ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि नर्स लेदरन जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर व्यवस्थित होना चाहती होंगी। मिस्टर कोलमैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें तो हर बात का पूरा यकीन होता है शीला। मैंने मनी मन सोचा, कोलमैन की बात बिल्कुल सही थी। वह एक बड़ी ही आत्मविश्वास से भरी हुई जिद्दी और नकचड़ी लड़की थी। मैंने थोड़े रूखे स्वर में कहा, मिस्टर कोलमैन, अब हमें चलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नर्स, उन्होंने सहमति जताई। मैंने मिस रैली से हाथ मिलाया और उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही हम रवाना हुए, कोलमैन फिर शुरू हो गए। शीला वाकई एक खूबसूरत लड़की है, उन्होंने एक आह भरते हुए कहा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे हर वक्त किसी न किसी को चढ़ाने में ही मज़ा आता है। हम कस्बे की सीमा से बाहर निकले और कुछ ही देर में हरी भरी फसलों के बीच से गुजरती एक पगडंडी पर थे। वह रास्ता इतना उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरा था कि गाड़ी में बैठना किसी चुनौती से कम नहीं था। लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद मिस्टर कोलमैन ने सामने नदी के किनारे स्थित एक विशाल टीले की ओर इशारा किया। यही है टेल यारिमजा, उन्होंने गर्व से कहा। मुझे उस ऊंचे टीले पर चींटियों जैसे छोटी छोटी काली आकृतियां यहाँ वहाँ घूमती हुई दिखाई दी। वे वहाँ काम करने वाले मजदूर थे। जैसे ही मैं उन्हें देख रही थी वे अचानक एक साथ टीले के किनारों से नीचे की ओर दौड़ने लगे। काम खत्म, कोलमैन ने घड़ी देखते हुए कहा। छुट्टी का समय हो गया, हम सूर्यास्त से ठीक 1 घंटा पहले काम बंद कर देते हैं। अभियान का मुख्यालय यानी एक्सपीडिशन हाउस नदी से थोड़ी ही दूरी पर बना था। ड्राइवर ने गाड़ी को एक तीखे मोड़ पर घुमाया और एक बेहद सकरे मेहराबदार द्वार यानी आर्क वे के नीचे से गुजरते हुए हम घर के आंगन में पहुंच गए। यह पूरा घर एक विशाल आंगन के चारों ओर बना हुआ था। मूल रूप से निर्माण केवल आंगन के दक्षिणी हिस्से में था और पूर्वी दिशा में कुछ छोटी मोटी इमारतें थीं। लेकिन अभियान दल ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आंगन के बाकी 2 हिस्सों में भी निर्माण करवा लिया था। क्योंकि आगे चलकर इस घर की बनावट इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, इसलिए मैंने यहाँ इसका एक मोटा मोटा नक्शा भी जोड़ दिया है।
घर के सभी कमरे और अधिकांश खिड़कियां अंदर आंगन की ओर ही खुलती थी। अपवाद के तौर पर दक्षिण वाली पुरानी इमारत में कुछ खिड़कियां बाहर की ओर भी थी, लेकिन उन पर मजबूत लोहे की सलाखें लगी हुई थी। दक्षिण पश्चिम के कोने में एक सीढ़ी थी जो ऊपर एक लंबी और सपाट छत तक जाती थी। उस छत की दक्षिणी दीवार बाकी तीन तरफ की दीवारों से काफ़ी ऊंची थी। मिस्टर कोलमैन मुझे आंगन के पूर्वी किनारे से होते हुए दक्षिण की ओर ले गए, जहाँ बीच में एक बड़ा और खुला बरामदा बना था। उन्होंने बरामदे के एक तरफ का दरवाज़ा ढकेला और हम एक कमरे के भीतर दाखिल हुए। वहाँ चाय की मेज़ के इर्द गिर्द कई लोग बैठे हुए थे। लीजिए भाई, मैं आ गया, मिस्टर कोलमैन ने अपने चिर परिचित अंदाज में घोषणा की। और ये रही हमारी सैरी कंप, यानी नर्स लेथरन। तभी मेज़ के सबसे आगे बैठी महिला अपनी जगह से उठी और मेरा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। यही वह पल था जब मुझे लुइस लीडनर की पहली झलक मिली। अध्याय 5। टेल यारिम जाह। मैं ये स्वीकार करने में कतराऊंगी नहीं कि श्रीमती लीडनर को पहली बार देखते ही मैं पूरी तरह दंग रह गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी के बारे में दूसरों से सुनते हैं तो मन ही मन उसकी एक छवि गढ़ लेते हैं। मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि श्रीमती लीडनर एक सांवली और असंतुष्ट किस्म की महिला होंगी, बेहद चिड़चिड़ी और हमेशा तनाव में रहने वाली। और सच कहूँ तो मुझे ये भी लग रहा था कि वे साफ शब्दों में कहूँ तो थोड़ी फूहड़ फूहड़ या अशिष्ट होंगी। लेकिन वे मेरी कल्पना से बिल्कुल उलट निकली। सबसे पहली बात तो ये कि उनका रंग बहुत साफ और गोरा था। वे अपने पति की तरह स्वीडिश तो नहीं थी, पर दिखती वैसी ही थी। उनके बाल उस दुर्लभ स्क्वैंडियाई सुनहरे रंग के थे जो कम ही देखने को मिलता है। वे बहुत कम उम्र की तो नहीं थी, शायद 30 से 40 के बीच रही होंगी। और उनके चेहरे पर उम्र की महीन लकीरें भी नजर आने लगी थीं। लेकिन उनकी आंखें वाकई जादू थीं। मैंने आज तक जितनी भी आंखें देखी हैं उनमें से केवल उनकी आंखों को ही सही मायने में बैगनी कहा जा सकता था। वे आंखें बड़ी थीं, पर उनके बीच उदासी का एक हल्का सा साया हमेशा रहता था। वे दिखने में बहुत छरहरी और नाजुक थीं। अगर मैं कहूँ कि उनके व्यक्तित्व में एक गहरी उदासी और अद्भुत जीवंतता का अनमोल अनोखा मेल था, तो शायद सुनने में यह बेतुका लगे, पर मुझे यही महसूस हुआ। मुझे तुरंत आभास हो गया कि वे एक बेहद शालीन और सच्ची महिला। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उनकी आवाज़ बहुत धीमी और कोमल थी, जिसमें हल्का सा अमेरिकी लहजा घुला हुआ था। नर्स, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ सकी। क्या आप पहले चाय लेना पसंद करेंगी या अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहेंगी? मैंने चाय पीने की इच्छा जाहिर की और फिर उन्होंने मेज़ के चारों चारों ओर बैठे दल के अन्य सदस्यों से मिलवाना शुरू किया। ये मिस जॉनसन है और ये मिस्टर रीटर। ये श्रीमती मकार्डो, मिस्टर एमॉट और फादर लेविंगनी। मेरे पति बस अभी आते ही होंगे। आप फादर लेविंगनी और मिस जॉनसन के बीच बैठ जाइए। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझसे कहा गया था। मिस जॉनसन ने तुरंत मुझसे बात शुरू कर दी और मेरी यात्रा के बारे में पूछने लगी। वे मुझे काफ़ी पसंद आई। उन्हें देखकर मुझे अपनी ट्रेनिंग के दिनों की एक सीनियर नर्स की याद आ गई, जिनका हम सभी बहुत सम्मान करते थे और जिनके नक्शे कदम पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। मेरी समझ में वे लगभग 50 साल की थी। उनका व्यक्तित्व थोड़ा मर्दाना सा था। लोहे जैसे धूसर यानी ग्रे रंग के छोटे कटे बाल और एक खुरदरा झुर्रियों वाला चेहरा। उनकी आवाज़ गहरी थी, पर उसमें एक मधुरता थी। उनकी नाक कुछ अजीब तरह से ऊपर की ओर उठी हुई थी, जिसे वे किसी भी उलझन या परेशानी की स्थिति में रगड़ने लगती थी। उन्होंने पुरुषों के कोट और स्कर्ट जैसा दिखने वाला ट्वीट का लिबास पहना हुआ था। बातचीत में उन्होंने बताया कि वे मूल रूप से यॉर्कशायर की रहने वाली हैं। दूसरी ओर फादर लेविंगनी मुझे थोड़े विचित्र लगे। वे लंबे कद के थे, उनकी दाढ़ी घनी और काली थी और आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था। श्रीमती कैल्सी ने बताया था कि दल में एक फ्रांसीसी भिक्षु भी है। उन्हें सफ़ेद ऊनी भिक्षु चोले में देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरी अब तक यही धारणा थी कि भिक्षु एक बार मठ में चले जाने के बाद कभी बाहर की दुनिया में नहीं आते। श्रीमती लीडनर उनसे ज़्यादातर फ्रेंच में बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी में संवाद किया। मैंने गौर किया कि उनकी आंखें बहुत तेज़ और पैनी थीं, जो मेज़ पर बैठे हर शख्स के चेहरे को बड़ी बारीकी से टटोल रही थी। मेरे ठीक सामने तीन और लोग बैठे थे। मिस्टर रीटर एक हट्टे कट्टे गोरे और चश्मा पहनने वाले नौजवान थे। उनके सुनहरे घुंघराले बाल लंबे थे और आंखें गोल गोल थीं। मुझे लगा कि वे बचपन में यकीनन बहुत प्यारे दिखते होंगे, पर अब तो वे कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम लग रहे थे। उनके बगल में जो दूसरे नौजवान थे, उनके बाल छोटे कटे हुए थे, उनका चेहरा लंबा और थोड़ा मजाकिया था, और मुस्कुराते समय उनके साफ सुथरे दांत उनकी शख्सियत में चार चांद लगा देते थे। वे बहुत कम बोलते थे और ज़्यादातर बातों का जवाब से सिर हिलाकर या एक शब्द में दे रहे थे। रीटर की तरह वे भी अमेरिकी थे। अंत में मेरी नज़र श्रीमती मकार्डो पर पड़ी।
सच कहूँ तो मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाई, क्योंकि जब भी मैं उनकी ओर देखती, वे मुझे बड़ी अजीब और भूखी नज़रों से घूर रही होती। उनका इस तरह लगातार ताकना मुझे असहज कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अस्पताल की नर्स को नहीं, बल्कि किसी चिड़ियाघर के अजूबे को देख रही हों। उनमें तहज़ीब नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। श्रीमती मकार्डो उम्र में काफ़ी छोटी थी, मुश्किल से 25 के आसपास। वे सांवली थी और उनके शरीर में एक अजीब सी झटपटाहट थी। अगर आप समझ पा रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे का रंग कुछ अजीब सा पीला था, जिसे मेरी माँ अक्सर बीमारी की हल्की सी छाया कहा करती थी। उन्होंने एक बहुत ही भड़कीले रंग का पुलोवर पहन रखा था, और उनके नाखूनों की पॉलिश भी उसी रंग की थी। उनका चेहरा किसी उत्सुक चिड़िया जैसा छोटा और नुकीला था। बड़ी बड़ी आंखें और एक संकुचित शक से भरा हुआ मुंह। वहाँ की चाय वाकई लाजवाब थी, एकदम कड़क और ताजगी भरी। ये श्रीमती केल्सी के यहाँ मिलने वाली उस फीकी और हल्की चाय जैसी बिल्कुल नहीं थी, जिसे पीना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता था। मेज़ पर टोस्ट, जैम, रॉक बन्स और केक सजा हुआ था। एमॉट ने मुझे चीज़ें परोसते समय बड़ी शालीनता दिखाई। वे स्वभाव से बेहद शांत थे, लेकिन उनकी नज़रें बहुत तेज़ थीं। मेरी प्लेट खाली होते ही उन्हें तुरंत पता चल जाता था। तभी कोलमैन किसी बवंडर की तरह कमरे में दाखिल हुए और मिस जॉनसन के पीछे वाली खाली जगह पर जम गए। उन्हें इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी कि वे माहौल को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। वे बस बिना रुके अपनी बातें हाँके जा रहे थे। श्रीमती लीडनर ने एक लंबी आह भरी और थकान भरी नज़रों से उनकी ओर देखा, लेकिन कोलमैन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि श्रीमती मकार्डो, जिनसे वे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे घूरने में इतनी व्यस्त थीं कि कोलमैन को सिर्फ औपचारिक जवाब ही दे पा रही थी। जब हम चाय खत्म करने ही वाले थे, तभी डॉक्टर लीडनर और मकार्डो खुदाई स्थल से वापस लौटे। डॉक्टर लीडनर ने अपने उसी पुराने सौम्य अंदाज में मेरा स्वागत किया। मैंने गौर किया कि कमरे में घुसते ही उनकी आंखें सबसे पहले अपनी पत्नी के चेहरे पर टिकी। उन्हें वहाँ सुरक्षित और शांत देखकर डॉक्टर लीडनर के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। वे मेज़ के दूसरे छोर पर बैठ गए, जबकि मकार्डो श्रीमती लीडनर के बगल वाली खाली कुर्सी पर विराजमान हुए। मकार्डो एक लंबे, दुबले और बेहद उदास दिखने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी पत्नी से उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनका रंग पीला पड़ चुका था और चेहरे पर एक अजीब सी बेतरतीब मुलायम दाढ़ी थी। उनके आने से मुझे चैन मिला, क्योंकि उनकी पत्नी ने आखिरकार मुझे घूरना बंद किया और अपना पूरा ध्यान उन पर लगा दिया। हालांकि वे अपने पति को एक अजीब सी बेचैनी और अधीरता से देख रही थी, जो मुझे काफ़ी अटपटा लगा। मकार्डो खुद किसी खोए हुए इंसान की तरह अपनी चाय का चम्मच हिलाते रहे और एक शब्द नहीं बोले। उनकी थाली में केक का टुकड़ा वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। अभी भी मेज़ पर एक खाली कुर्सी थी। तभी दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया। रिचर्ड कैरी को देखते ही मुझे लगा कि वे उन सबसे हैंडसम पुरुषों में से एक हैं जिन्हें मैंने लंबे समय में देखा था। हालांकि अब पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो मुझे अपनी इस राय पर शक होता है। किसी पुरुष को खूबसूरत कहना और साथ ही उसकी तुलना किसी कंकाल या मृत शरीर से करना विरोधाभासी लग सकता है, पर उनके बारे में यही सच था। उनके चेहरे की बनावट ऐसी थी मानो हड्डियों पर त्वचा असामान्य रूप से कसकर खिंची हुई हो, पर वे हड्डियाँ बेमिसाल थीं। उनके जबड़े, कनपटी और माथे की स्पष्ट रेखाएं किसी ब्रॉन्ज स्टैचू की याद दिलाती थी। उस दुबले, धूप में तपे भूरे चेहरे पर मैंने अब तक की सबसे चमकदार और गहरी नीली आंखें देखी थी। वे लगभग 6 फुट लंबे थे और उम्र शायद 40 के आसपास रही होगी। डॉक्टर लीडनर ने परिचय कराया। नर्स, ये मिस्टर कैरी हैं, हमारे आर्किटेक्ट। कैरी ने अपनी धीमी और सधी हुई अंग्रेजी आवाज़ में कुछ बुदबुदाकर मेरा अभिवादन किया और श्रीमती मकार्डो के पास बैठ गए। श्रीमती लीडनर ने, मिस्टर कैरी, मुझे खेद है कि चाय थोड़ी ठंडी हो गई है। ओह, कोई बात नहीं श्रीमती लीडनर, उन्होंने जवाब दिया। देर मेरी वजह से हुई। मैं उन दीवारों का नक्शा पूरा कर लेना चाहता था। श्रीमती मकार्डो ने तुरंत पूछा, जैम लेंगे मिस्टर कैरी? और राइटर ने टोस्ट उनकी ओर बढ़ा दिया। उसी पल मुझे मेजर पेनीमैन की कही वह बात याद आ गई। वे एक दूसरे को मक्खन को ज़रूरत से ज़्यादा विनम्रता के साथ दे रहे थे। हाँ, वहाँ कुछ तो अजीब था। वातावरण में एक भारी औपचारिकता थी। उन्हें देखकर कोई भी यही कहता कि ये अजनबियों की कोई महफिल है, न कि उन लोगों का समूह जो एक दूसरों को सालों से जानते थे। उनमें वह सहजता और अपनापन गायब था जो इतने पुराने साथियों में होना चाहिए था। अध्याय 6, पहली शाम। चाय खत्म होने के बाद श्रीमती लीडना मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गई। शायद यहाँ कमरों की व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण देना बेहतर होगा, क्योंकि इसे समझने के बाद आप पूरी घटना को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। इस घर का नक्शा बहुत सरल है और मेरे द्वारा दिए गए खाके से इसे आसानी से समझा जा सकता है। बड़े खुले बरामदे के दोनों ओर दो मुख्य कमरों के दरवाजे थे। दाहिनी तरफ का दरवाज़ा भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम में खुलता था, जहां हमने अभी चाय पी थी। दूसरी तरफ का दरवाज़ा बिल्कुल उसी आकार के एक अन्य कमरे में खुलता था, जिसे मैं बैठक कक्ष यानी सिटिंग रूम कहती थी। इसका उपयोग बैठने और अनौपचारिक कार्यशाला के रूप में किया जाता था।
यहाँ नक्शे बनाए जाते थे और खुदाई में मिले मिट्टी के नाजुक बर्तनों को जोड़ने का काम होता था। बैठक कक्ष के भीतर से ही पुरातत्व कक्ष यानी एंटिका रूम में जाने का रास्ता था। यहाँ खुदाई से मिली सभी वस्तुओं को लाकर अलमारियों और मेज़ों पर व्यवस्थित किया जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कमरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बैठक कक्ष ही था। पुरातत्व कक्ष के आगे लेकिन आंगन की ओर खुलने वाले दरवाजे के साथ श्रीमती लीडनर का शयन कक्ष था। घर के उस तरफ के अन्य दरवाज़ों की तरह इसमें भी दो जालीदार खिड़कियां थीं जिनसे बाहर खेतों का नज़ारा दिखता था। श्रीमती लीडनर के कमरे के ठीक बगल में, लेकिन बिना किसी सीधे अंदरूनी रास्ते के, डॉक्टर लीडनर का कमरा था। यह इमारत के पूर्वी हिस्से का पहला कमरा था। इसके ठीक बगल में मेरा कमरा था। मेरे बाद मिस जॉनसन का और उनके आगे मिस्टर और मिसेस मकार्डो का कमरा था। इस कतार के अंत में दो स्नान घर थे। जब मैंने एक बार डॉक्टर रैली के सामने इन्हें स्नानघर कहा तो वे हंस पड़े और बोले कि बाथरूम या तो पूरी तरह आधुनिक होता है या फिर वह बाथरूम ही नहीं होता। वाकई, जब आपको नलों और उचित प्लम्बिंग की आदत हो तो मिट्टी के बने उन कमरों को बाथरूम कहना अजीब लगता है, जहाँ टिन के बाथटब रखे हों और नौकर मिट्टी के तेल के खाली डिब्बों में भरकर नहाने का पानी लाते हों। इमारत का ये पूरा हिस्सा डॉक्टर लीडनर ने मूल अरबी घर में नया बनवाया था। यहाँ के सभी शयनकक्ष एक जैसे थे। हर कमरे में एक दरवाज़ा और एक खिड़की थी जो अंदर आंगन की ओर खुलती थी। बरामदे की दूसरी दिशा में भी कमरों की बनावट वैसी ही थी। वहाँ भोजन कक्ष था जो आगे चलकर ऑफिस में खुलता था। यहाँ सारा कागजी काम, फाइलिंग और टाइपिंग की जाती थी। श्रीमती लीडनर के कमरे के ठीक सामने आंगन के दूसरी तरफ फादर लेविंगनी का कमरा था। उन्हें सबसे बड़ा कमरा दिया गया था ताकि वे वहाँ आराम से प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कर सकें। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। पश्चिमी हिस्से में पहले रसोई घर था और उसके बाद चार छोटे शयन कक्ष थे जहाँ टीम के युवा सदस्य कैरी, अमॉट, रीटर और कोलमैन ठहरते थे। उत्तर पश्चिम कोने में फोटोग्राफी कक्ष था जिसके भीतर से डार्क रूम तक जाने का रास्ता था। उसके बगल में प्रयोगशाला थी और फिर मुख्य प्रवेश द्वार, वही बड़ा मेहराबदार द्वार जिससे हम गाड़ी लेकर अंदर आए थे। घर की बाहरी दीवारों के पास स्थानीय नौकरों के रहने के कमरे, सैनिकों के लिए गार्ड रूम और अस्तबल बने हुए थे। मेहराब के दाईं ओर ड्राइंग ऑफिस था जो उत्तरी हिस्से के काफ़ी बड़े भाग में फैला हुआ था। मैंने इस घर की बनावट का इतना विस्तार से विवरण इसलिए दिया है ताकि आगे चलकर आपको स्थिति समझने में कोई दिक्कत ना हो और मुझे बार बार ये बातें ना दोहरानी पड़ें। श्रीमती लीडनर ने खुद मुझे पूरा घर दिखाया और अंत में मेरे कमरे तक लेकर आई। उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं वहाँ आराम से रह पाऊंगी और मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मिल पाएगी। कमरा सादा था पर करीने से सजाया गया था। वहाँ एक पलंग, दराजों वाली अलमारी, हाथ मुंह धोने के लिए एक स्टैंड और एक कुर्सी रखी हुई थी। नौकर दोपहर और रात के खाने से पहले आपके लिए गर्म पानी ले आएंगे और सुबह भी। जाहिर है, अगर आपको किसी और समय पानी की ज़रूरत हो तो बस बाहर आंगन में जाकर ताली बजाइएगा और जब लड़का आए तो कहिएगा, जिब माई हार। क्या आप इसे याद रख पाएंगी? मैंने हामी भरी और थोड़ा रुक रुक कर उन शब्दों को दोहराया। बिल्कुल सही, और इसे ज़ोर से बोलिएगा, श्रीमती लीडनर ने सलाह दी। अरब लोग सामान्य अंग्रेज़ी लहजे में कही गई बात जल्दी नहीं समझते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाषाएं भी कितनी अजीब चीज़ है ना। दुनिया में इतनी सारी अलग अलग भाषाएं होना वाकई हैरान करता है। श्रीमती लीडनर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। फ़िलिस्तीन में एक चर्च है जहाँ प्रभु की प्रार्थना लगभग नब्बे नब्बे अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। अरे वाह, मैंने कहा। मुझे अपनी बूढ़ी चाची को पत्र लिखकर ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। उन्हें ऐसी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रहती है। श्रीमती लीडनर का ध्यान अचानक भटक गया। वे अनमने ढंग से मेज़ पर रखे जग और बेसिन को छूने लगी और साबुनदानी को 1-2 इंच खिसका दिया। मुझे उम्मीद है आप यहाँ खुश रहेंगी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और उम्मीद है आप यहाँ ज़्यादा ऊबेंगी नहीं। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए जवाब दिया, मैं आसानी से नहीं ऊबती। जीवन इतना लंबा नहीं है कि ऊबने के लिए वक्त निकाला जाए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस चुपचाप वॉश स्टैंड के पास खड़ी होकर उसे बेमकसद छूती रही। फिर अचानक उन्होंने अपनी उन गहरी बैंगनी आंखों से सीधे मेरे चेहरे को घूरना शुरू कर दिया। मेरे पति ने आपको मेरे बारे में ठीक ठीक क्या बताया नर्स? सच कहूँ तो इस तरह के सवालों का जवाब देने का हमारा अपना एक पेशेवर तरीका होता है। मैंने सहज भाव से कहा, बस इतना ही कि आप थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हैं श्रीमती लीडनर, और आप चाहती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहे जो आपकी देखभाल कर सके और आपकी छोटी छोटी चिंताओं को दूर कर दे। उन्होंने धीरे धीरे और किसी गहरे विचार में डूबते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा रहेगा। उनका लहजा थोड़ा रहस्यमयी था, लेकिन मैंने उस पर कोई सवाल उठाना ठीक नहीं समझा। इसके बजाय मैंने पेशेवर अंदाज में कहा, श्रीमती लीडनर, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे घर के कामों में हाथ बटाने देंगी। मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है,
इसलिए कृपया मुझे काम देते रहिएगा। वे थोड़ा मुस्कुराईं। धन्यवाद नर्स। फिर वे बिस्तर के किनारे बैठ गईं और मुझे काफ़ी हैरानी हुई जब उन्होंने मुझे बड़ी बारीकी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि वे एक बेहद शालीन और ऊंचे खानदान की महिला, और मेरे अनुभव के अनुसार ऐसी महिलाएं किसी के निजी जीवन में बहुत कम ही दिलचस्पी दिखाती हैं। लेकिन श्रीमती लीडनर मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। मैंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से ली, कितने साल पहले मुझे पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की ओर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, डॉक्टर रेली ने मेरी सिफारिश किस तरह की थी। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि क्या मैं कभी अमेरिका गई हूँ या मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है। उन्होंने मुझसे एक दो ऐसे सवाल भी पूछे जो उस समय तो बिल्कुल बेतुके लगे, लेकिन बाद में मुझे उनकी अहमियत समझ में आई। फिर अचानक उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी धूप जैसी खिली हुई मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में कहा कि उन्हें मेरी मौजूदगी से बहुत खुशी मिली है और उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं उनके लिए एक बड़ा सहारा साबित होंगी। वे बिस्तर से उठी और बोली, क्या आप छत पर चलकर सूर्यास्त देखना चाहेंगी? यहाँ से डूबते सूरज का नज़ारा वाकई बहुत मनमोहक होता है। मैंने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले उन्होंने चलते चलते पूछा, क्या बगदाद से आने वाली ट्रेन में बहुत भीड़ थी? क्या कोई ऐसा पुरुष यात्री था जिस पर आपका ध्यान गया हो? मैंने जवाब न दिया मैंने जवाब दिया कि मैंने किसी खास व्यक्ति पर गौर नहीं किया था। बस रेस्टोरेंट कार में दो फ्रांसीसी लोग थे और तीन लोगों का एक समूह था जिनकी बातों से लग रहा था कि वे पाइपलाइन के काम से जुड़े। मेरे जवाब पर उन्होंने बस सिर हिलाया, लेकिन उनके मुंह से एक बहुत ही धीमी आवाज़ निकली, जैसे राहत की एक छोटी सी आह हो। जब हम छत पर पहुंचे तो श्रीमती मर्काडो वहाँ मोडेर के पास बैठी थी। डॉक्टर लीड ने पास ही झुककर ज़मीन पर कतारों में सजे हुए पत्थरों और मिट्टी के पुराने बर्तनों के टुकड़ों का मुआयना कर रहे थे। वहाँ चक्की के पाट, मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ियाँ जैसी बड़ी चीज़ें रखी थी। साथ ही मिट्टी के बर्तनों के अनगिनत टुकड़े थे जिन पर विचित्र आकृतियाँ बनी हुई थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतने सारे पुरातन अवशेष कभी नहीं देखे थे। श्रीमती मकार्डो ने हमें देखते ही आवाज़ दी, इधर आइए, देखिए, क्या ये दृश्य अद्भुत नहीं है? वाकई वो एक शानदार सूर्यास्त था। दूर स्थित हसनी शहर डूबते सूरज की रोशनी में किसी परिलोक की तरह चमक रहा था। अपने चौड़े पाटों के बीच बहती टिग्रीस नदी उस समय किसी हकीकत की नदी न लगकर सपनों की किसी जादुई नदी जैसी लग रही थी। एरिक, क्या यह नज़ारा अद्भुत नहीं है? श्रीमती लीडनर ने अपने पति से पूछा। डॉक्टर लीडनर ने किसी गहरे ख्यालों में डूबे हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाई, बेपरवाही से बस इतना बुदबुदाया, सुंदर, बहुत सुंदर, और वापस मिट्टी के उन पुराने टुकड़ों को छांटने में जुट गए। श्रीमती लीडनर ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुरातत्वविदों के साथ यही समस्या है। वे केवल वही देखते हैं जो उनके पैरों के नीचे मिट्टी में दबा होता है। उनके लिए आकाश और स्वर्ग जैसी चीज़ों का शायद कोई वजूद ही नहीं है। श्रीमती मकार्डो यह सुनकर जोर से खिलखिला उठी। ओह, ये लोग वाकई बड़े विचित्र होते हैं नर्स। आपको जल्दी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, उन्होंने कहा। फिर वे थोड़ी देर रुकीं और अपनी आवाज़ में एक बनावटी मिठास घोलते हुए बोली, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ गई। हम सब अपनी प्यारी श्रीमती लीडनर को लेकर बहुत फिक्रमंद थे, है ना लुइस? सच में। श्रीमती लीडनर का जवाब बिल्कुल ठंडा और नीरस था। ओ हाँ नर्स, उनकी हालत वाकई बहुत नाजुक रही है। तरह तरह की शंकाएं, घबराहट और बेचैनी। आप तो जानती हैं, जब कोई मुझसे कहता है कि ये तो सिर्फ घबराहट, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, भला इससे बुरा और क्या हो सकता है? घबराहट ही तो इंसान के अस्तित्व का केंद्र होती है ना? बिल्ली जैसी चालाक और जहरीली औरत, मैंने मनी मन सोचा। श्रीमती लीडना ने बड़ी बेरुखी से बात काटते हुए कहा, मैरी, अब आपको मेरे बारे में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नर्स मेरा पूरा ख्याल रखेगी। बिल्कुल, मैं हूँ ना, मैंने माहौल को हल्का करने के लिए उत्साह से कहा। मुझे पूरा यकीन है कि आपके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, श्रीमती मर्काडो ने आगे कहा। हम सबको लग रहा था कि उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कुछ और उपाय करना चाहिए। उनकी नसें वाकई बहुत ज़्यादा तनाव में। क्यों लवली लुइस? मुझे लगता है कि मेरी इन बातों ने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, श्रीमती लीडनर ने तंज कसते हुए कहा। क्या हम मेरी इन दयनीय बीमारियों को छोड़कर किसी और दिलचस्प विषय पर बात कर सकते हैं? उस पल मुझे गहराई से एहसास हुआ कि श्रीमती लीडनर उन महिलाओं में से थीं जो अनजाने में बहुत जल्दी दुश्मन बना लेती थीं। उनके लहजे में एक ऐसी रूखी और स्पष्ट कठोरता थी। हालांकि श्रीमती मर्काडो की बातों को सुनकर मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती थी, जिसने श्रीमती मर्काडो के पीले चेहरे को गुस्से से लाल कर दिया। मर्काडो ने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती लीडनर उनकी बात अनसुनी कर छत के छोर पर अपने पति के पास चली गई। डॉक्टर लीडनर अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्हें पत्नी के आने की आहट तक नहीं मिली। जब श्रीमती लीडनर ने उनके कंधे पर हाथ रखा तब उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा।
उस वक्त डॉक्टर के चेहरे पर जो स्नेह और बच्चों जैसी उत्सुकता भरी खुशी दिखी वो देखने लायक थी। श्रीमती लीडनर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद एक दूसरे का हाथ थामे हुए वे छत की दीवार के सहारे टहलने लगे और फिर साथ साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गए। श्रीमती मर्काडो ने मेरी ओर देखकर कहा, वो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। पति पत्नी के बीच ऐसा लगाव देखकर वाकई अच्छा लगता है। वे मुझे एक अजीब सी तिरछी नज़र से देख रही थी, जैसे मेरे मन की बात टटोलना चाहती हूँ। नर्स, आपको क्या लगता है कि उन्हें असल में बीमारी क्या है? उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए रहस्यमयी अंदाज में पूछा। ओह, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर बात है, मैंने सहज भाव से कहा। बस थोड़ा तनाव और थकान है शायद। चाय के समय की तरह ही उनकी पैनी निगाहें अब भी मुझे चुभ रही थीं। उन्होंने अचानक एक सवाल दाग दिया। क्या आप मेंटल नर्स यानी मानसिक स्वास्थ्य नर्स हैं? अरे नहीं, मैंने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। आपको ऐसा क्यों लगा? वे कुछ पल खामोश रहीं, फिर फुसफुसाते हुए बोली। क्या आपको अंदाज़ा भी है कि वे पिछले कुछ समय से कितनी विचित्र हरकतें कर रही हैं? क्या डॉक्टर लीडनर ने आपको उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताया? मैं अपने काम के मामलों में गपशप करने की आदी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि परिवार के लोग अक्सर सच छिपा जाते हैं, और जब तक आपको पूरी सच्चाई पता ना हो, आप अंधेरे में हाथ पैर मारते रहते हैं। अगर यहाँ कोई इंचार्ज डॉक्टर होता तो बात अलग थी, वे आपको उतना बता देना जितना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। डॉक्टर रेली को कभी पेशेवर तरीके से नहीं बुलाया गया था। मुझे संदेह था कि डॉक्टर लीडनर ने भी मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। पतियों की आदत होती है चुप्पी साध रखने की, और मैं उनके इस व्यवहार का सम्मान करती हूँ। पर सच तो यह है कि मुझे जितनी जानकारी मिलती, मैं उतनी ही बेहतर तरीके से अपना काम कर पाती। श्रीमती मर्काडो, जिन्हें मैं मनी मन एक बेहद द्वेषपूर्ण बिल्ली मान चुकी थी, बात करने के लिए मरी जा रही थी। और सच कहूँ तो मानवीय जिज्ञासा और पेशेवर ज़रूरत दोनों के कारण मैं उन्हें सुनना चाहती थी। मैंने बात आगे बढ़ाई। तो आपको लगता है कि श्रीमती लीडनर का व्यवहार सामान्य नहीं है? श्रीमती मर्काडो एक अप्रिय अंदाज में हंसी। सामान्य? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा है। कभी उन्हें खिड़की पर उंगलियां खटखटाने की आवाज़ आती है, तो कभी उन्हें हवा में तैरता हुआ कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। और हद तो तब हो गई जब उन्हें खिड़की से चिपका हुआ एक पीला चेहरा नजर आया। लेकिन जब वे दौड़कर वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। सच में उनके इन ड्रामों ने हम सबको डरा कर रख दिया। शायद कोई उनके साथ मजाक या शरारत कर रहा हो, मैंने सुझाव दिया। अरे नहीं, यह सब उनका मति भ्रम यानी हेलोसिनेशन है। अभी 3 दिन पहले की बात है, गांव में कहीं गोलियां चल रही थी, जो यहाँ से कम 1 मील दूर होगा। लेकिन वे अचानक उछल पड़ी और चीखने लगी। हम सब बुरी तरह सहम गए। डॉक्टर लीडनर का तो पूछिए ही मत। वे तुरंत उनके पास भागे और उन्हें ऐसे पुचकारने लगे जैसे वे कोई छोटी बच्ची हो। कुछ नहीं है लुइस, कुछ नहीं है प्यारी, वे बार बार यही कह रहे थे। मुझे लगता है कि कभी कभी पुरुष ही औरतों को ऐसे भ्रम पालने के लिए बढ़ावा देते हैं। ये गलत है। ऐसे पागलपन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मैंने रूखे स्वर में कहा। अगर वे वाकई भ्रम है, तब तो बढ़ावा देना गलत है। भला वे और क्या हो सकते हैं? श्रीमती मर्काडो ने पलट कर सवाल किया। मैंने उनकी बात को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। यह मामला वाकई पेचीदा था। गोलियों की आवाज़ सुनकर चीख पड़ना तो समझ आता है। किसी भी घबराए हुए व्यक्ति के लिए ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन वो प्रेत जैसा चेहरा और हवा में तैरता कटा हुआ हाथ, ये कहानी कुछ अलग ही थी। मुझे लगा कि यहाँ दो में से एक बात हो सकती है। या तो श्रीमती लीडनर ने यह सब कुछ गढ़ा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है, या फिर जैसा मैंने पहले सोचा था, ये किसी का जानबूझकर किया गया भद्दा मजाक था। मुझे लगा कि मिस्टर कोलमैन जैसे शरारती नौजवान के लिए ऐसी हरकत करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तय किया कि मैं कोलमैन पर कड़ी नज़र रखूंगी, क्योंकि एक कमज़ोर दिल वाले मरीज़ के लिए मामूली सा मजाक भी जानलेवा साबित हो सकता है। श्रीमती मर्काडो ने फिर मेरी ओर तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, नर्स, क्या आपको नहीं लगता कि वे बहुत रोमांटिक व्यक्तित्व वाली महिला? वे उन औरतों में से हैं जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ घटित होते ही रहता है। क्या उनके साथ पहले भी बहुत कुछ हुआ है? मैंने उत्सुकता से पूछा। खैर, जब वे महज 20 साल की थीं तभी उनके पहले पति की युद्ध में मौत हो गई थी। मुझे तो ये बहुत दुखद और रोमांटिक लगता है। आपका क्या ख्याल है? मैंने थोड़ा रूखापन दिखाते हुए कहा, जी, पर कभी कभी लोग साधारण सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अरे नर्स, ये तो बड़ी अजीब टिप्पणी है, उन्होंने हैरानी से कहा। पर सच तो यही था। मैंने न जाने कितनी औरतों को ये कहते सुना है कि काश मेरा वो पुराना प्रेमी या पति जिंदा होता। पर मैं मनी मन जानती हूँ कि अगर वह जिंदा होता तो आज शायद वह एक चिड़चिड़ा मोटा गुस्सैल अधेड़ उम्र का आदमी होता, जिसके साथ रहना किसी रोमांस जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। अब अंधेरा गहराने लगा था, इसलिए मैंने नीचे चलने का सुझाव दिया। श्रीमती मर्काडो मान गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं प्रयोगशाला देखना चाहूँगी। मेरे पति अभी वहीं काम कर रहे होंगे, उन्होंने कहा। मैंने प्रयोगशाला देखने की इच्छा जताई और हम उधर चल पड़े।
कमरा एक चिराग की रोशनी में नहाया हुआ था, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। श्रीमती मर्काडो ने मुझे कुछ वैज्ञानिक उपकरण, तांबे के प्राचीन आभूषण जिनका रासायनिक उपचार चल रहा था, और मोम से सुरक्षित की गई कुछ पुरानी हड्डियाँ दिखाईं। जोसेफ आखिर कहाँ चले गए? श्रीमती मर्काडो ने हैरानी से कहा। उन्होंने पास के ड्राइंग ऑफिस में झांका, जहाँ रिचर्ड कैरी काम में डूबे थे। हमारे अंदर आने पर उन्होंने मुश्किल से ही नज़रें उठाईं। उनके चेहरे पर मौजूद असाधारण तनाव को देखकर मैं दंग रह गई। अचानक मेरे मन में एक विचार कौंधा। ये आदमी अपनी सहन शक्ति की आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है। जल्दी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे याद आया कि किसी और ने भी उनके चेहरे के इस खिंचाव पर गौर किया था। जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने मुड़कर आखिरी बार उन्हें देखा। वे अपने नक्शों पर झुके हुए थे। उनके होंठ सख्ती से भिजे हुए थे, और उनके चेहरे की हड्डियों की बनावट किसी मृत्यु मुद्रा यानी डेथ्स हेड जैसी डरावनी लग रही थी। शायद ये मेरा वहम था, पर मुझे भी किसी ऐसे प्राचीन योद्धा जैसे लगे जो ये जानते हुए भी युद्ध में जा रहा हो कि उसकी मौत निश्चित है। एक बार फिर मुझे उनके व्यक्तित्व में छिपे उस अचेतन आकर्षण और अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। आखिरकार हमें मर्काडो बैठक कक्ष में मिले। वे श्रीमती लीडनर को किसी नई वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझा रहे थे। श्रीमती लीडनर एक सीधी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी रेशम के धागों से फूलों की महीन कढ़ाई कर रही थी। उनकी उस अलौकिक और कोमल उपस्थिति ने मुझे एक बार फिर अचंभित कर दिया। वे किसी परी जैसी लग रही थी, जो हाड़ मास की दुनिया की लगती ही नहीं थी। तभी श्रीमती मर्काडो की तीखी और ऊंची आवाज़ गूंजी। अरे जोसफ, तुम यहाँ हो? हमें लगा तुम प्रयोगशाला में होगे। मिस्टर मर्काडो ऐसे उछल पड़े मानो किसी ने उनको कोई जादू तोड़ दिया हो। वे बुरी तरह हड़बड़ा गए और हकलाते हुए बोले, ओ मुझे मुझे अब जाना होगा। मैं कुछ कर रहा था, बीच में ही छोड़ आया हूँ। वे अपनी बात पूरी किए बिना ही दरवाजे की ओर लपके। श्रीमती लीडनर ने अपनी उसी मधुर और शांत आवाज़ में कहा, इसे किसी और समय पूरा कीजिएगा जोसफ, आपकी बातें बहुत दिलचस्प थीं। उन्होंने हमारी ओर देखा, एक हल्की और भावहीन मुस्कान दी और दोबारा अपनी कढ़ाई में खो गई। 1 या 2 मिनट बाद उन्होंने अपनी कढ़ाई से नज़रें हटाए बिना कहा, वहाँ अलमारी में कुछ किताबें हैं नर्स। हमारा संग्रह काफ़ी अच्छा है। अपनी पसंद की कोई किताब चुन लीजिए और आराम से बैठिए। मैं किताबों की अलमारी की ओर बढ़ी। श्रीमती मर्काडो 1-2 मिनट तक वहीं चुपचाप खड़ी रहीं, फिर अचानक मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। जब वे मेरे पास से गुजरी तो मैंने एक पल के लिए उनका चेहरा देखा, और मुझे वह भाव ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। वे गुस्से में लगभग पागल नजर आ रही थीं। उस पल मुझे अनजाने में ही श्रीमती कैल्सी की वे सारी बातें याद आ गईं, जो उन्होंने श्रीमती लीडनर के बारे में इशारों इशारों में कही थी। हालांकि मैं श्रीमती लीडनर को पसंद करने लगी थी और उन बातों को सच नहीं मानना चाहती थी, फिर भी मेरे मन में यह संदेह कौंधा कि कहीं उनमें थोड़ी सच्चाई तो नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें श्रीमती लीडनर की कोई गलती थी, लेकिन हकीकत यही थी कि साधारण सी दिखने वाली मिस जॉनसन और तेज तर्रा श्रीमती मर्काडो खूबसूरती और आकर्षण के मामले में उनके सामने कहीं नहीं ठहरती थी। और सच तो यह है कि दुनिया भर में मर्द एक जैसे ही होते हैं। अपने पेशे के दौरान मैंने ये बात कई बार महसूस की है। बेचारे मिस्टर मर्काडो तो बस उनके प्रभाव में थे, और मुझे नहीं लगता कि श्रीमती लीडनर को उनकी प्रशंसा से कोई खास फर्क पड़ता था, लेकिन उनकी पत्नी के लिए यह असहनीय था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्रीमती मर्काडो अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल रही थी, और मौका मिलने पर श्रीमती लीडनर को चोट पहुँचाने से भी नहीं चूकती। मैंने वहाँ बैठी श्रीमती लीडनर को देखा, जो बड़ी शांति से अपने फूलों की कढ़ाई में मग्न थी। वे कितनी बेखबर और दुनिया से अलग थलग लग रही थी। मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें चेतावनी दूँ। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि औरतों की ईर्ष्या और नफरत कितनी मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और हिंसक हो सकती है, और इसे भड़काने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है। लीडनर कोई बच्ची नहीं है। वे लगभग 40 साल की प्रौढ़ महिला है, और यकीनन उन्हें दुनिया और जीवन के उतार चढ़ाव का अच्छा अनुभव होगा। लेकिन मुझे फिर भी रह रहकर यही लग रहा था कि शायद वे इन खतरों से अनजान हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और निर्मलता झलक रही थी, जो किसी गहरे तूफान की आहट को नहीं सुन पा रही थी। मेरे मन में यह जानने की तीव्र उत्सुकता जागने लगी कि उनका पिछला जीवन कैसा रहा होगा। मुझे इतना तो पता था कि डॉक्टर लीडनर के साथ उनकी शादी को अभी केवल 2 साल ही हुए, और जैसा कि श्रीमती मर्काडो ने बताया था, उनके पहले पति की मृत्यु लगभग 20 साल पहले हो चुकी थी। तो फिर इन 2 सालों और उन 20 सालों के बीच के लंबे समय में कहाँ थी और क्या कर रही थी? मैं किताब लेकर उनके पास बैठ गई और कुछ देर बाद रात के खाने की तैयारी के लिए हाथ मुंह धोने चली गई। खाना वाकई बहुत लजीज था, खासकर वह जायकेदार करी। दिन भर की थकान के बाद सभी लोग जल्दी सोने चले गए, और मुझे भी यह देखकर सुकून मिला, क्योंकि मेरी आंखें भी भारी हो रही थीं। डॉक्टर लीड ने खुद मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आए, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि मुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ा और उम्मीद भरी नज़रों से कहा, नर्स, आप उसे पसंद आ गई हैं। वो आपसे तुरंत घुल मिल गई है, और ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे यकीन है कि अब सब ठीक हो जाएगा। उनकी यह मासूम सी उत्सुकता किसी बच्चे जैसी थी।
मुझे भी महसूस हो रहा था कि श्रीमती लीडनर का झुकाव मेरी ओर है, जो मेरे लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन मेरा मन डॉक्टर लीडनर की तरह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। मुझे रह रहकर ये लग रहा था कि इस पूरे मामले की तह में कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिसकी पूरी जानकारी शायद खुद डॉक्टर को भी नहीं है। वहाँ कुछ तो था, एक अनजाना सा साया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी, पर उसे हवा में महसूस किया जा सकता था। मेरा बिस्तर काफ़ी आरामदायक था, फिर भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर अजीब-व-गरीब सपने मुझे परेशान करते रहे। बचपन में याद की हुई कीट्स की एक कविता की पंक्तियाँ मेरे दिमाग में किसी धुन की तरह बार-बार गूंज रही थीं। मैं उन पंक्तियों को बार-बार गलत पढ़ रही थी और यही बात मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। मुझे उस कविता से हमेशा नफ़रत रही थी, शायद इसलिए क्योंकि स्कूल में इसे ज़बरदस्ती रटाया गया था। लेकिन उस रात जब मैं अंधेरे में अचानक जागी तो पहली बार मुझे उन शब्दों में एक डरावनी सी सुंदरता महसूस हुई। ओह! क्या दुःख है तुम्हें हथियारबंद योद्धा, जो अकेले और क्या था वो शब्द, बेहाल होकर यहाँ भटक रहे हो। अचानक पहली बार मेरे मन में उस योद्धा का एक चेहरा उभर कर आया और वो चेहरा मिस्टर कैरी का था। वही गंभीर, तनाव से खिंचा हुआ, तांबे जैसा तपा हुआ चेहरा। उन्हें देखकर मुझे उन बेचारे नौजवानों की याद आ गई जिन्हें मैंने युद्ध के दिनों में एक लड़की के तौर पर देखा था। मेरे मन में उनके प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी। तभी मैं दोबारा नींद के आगोश में चली गई। अब सपने में कीट्स की वह जादुई और निष्ठुर सुंदरी ला बेले डेम सेंस मर्सी कोई और नहीं बल्कि श्रीमती लीडनर थी। वह एक घोड़े पर तिरछी बैठी हुई थी और उनके हाथों में वही रेशमी फूलों वाली कढ़ाई थी। अचानक घोड़ा लड़खड़ा गया और चारों तरफ ज़मीन पर मोम से ढकी हुई इंसानी हड्डियां बिखर गईं। यह नज़ारा इतना खौफनाक था कि मैं कांपते हुए और रोंगटे खड़े लिए जाग उठी। पसीने से तरबतर मैंने खुद को सांत्वना देते हुए कहा, एमी लेद्रन, रात के खाने में मसालेदार करी खाना तुम्हें कभी रास नहीं आता। बस उसी का नतीजा है ये बुरे सपने। तो चलिए दोस्तों, मॉडर्न मेसोपोटामिया के पहले भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।